Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. So today here we will discuss the mechanism of hemoglobin synthesis or you can say synthesis of hemoglobin. So बहुत सारे कमेंट और मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक में बहुत सारे खुद ही डाउट थे. तो आफ्टर रिसर्चिंग और यू कैन से आफ्टर गूगल सो मेनी टाइम्स रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक, तो जो भी कलेक्टिव डाटा या फिर कलेक्टिव जो नॉलेज मुझे मिला है दैट आई एम गिविंग टू यू ओके इन दिस पर्टिकुलर क्लास. सो हीमोग्लोबिन सिंथेसिस कैसे होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन सिंथेसिस कहाँ होता है. ओके तो प्लेस वेयर द हीमोग्लोबिन इज सिंथेसाइज. तो यू ऑल नो वेरी वेल कि जो बोन मैरो होता है वो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स के फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल होता है. ओके बोन मैरो ये बोन में रहता है. ओके तो बोन मैरो में जो स्टेम सेल होता है एक काइंड ऑफ एक सेल है दैट इज कॉल्ड द स्टेम सेल. तो पोटेंट स्टेम सेल अल्टीमेटली क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है कोई भी ब्लड सेल को फॉर्मेशन करने के लिए. कोई भी ब्लड सेल फॉर्म होने के लिए पोटेंट स्टेम सेल होना ज़रूरी होता है. तो पोटेंट स्टेम सेल इज हेल्पफुल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स और जो भी कुछ हमारे लिम्फोइड सेल्स आते हैं बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल वॉट एवर. सो ये सभी फॉर्मेशन के लिए स्टेम सेल अल्टीमेटली डिफ्रेंशिएट होता है फर्दर बहुत सारे प्रोजिनेटर में और एक रिजल्ट वेराइटी ऑफ सेल फॉर्मेशन वहाँ पे होता है. ओके तो स्टेम सेल्स ये हमने अभी स्टेम सेल्स की बात की. नाउ जो आरबीसी फर्स्ट ऑफ ऑल जो बनता है ना, आरबीसी डायरेक्टली एथ्रॉइड एक पर्टिकुलर एक प्रोजिनेटर होता है स्टेम सेल से डिराइव होता है. एक प्रोजिनेटर होता है एर्थ्रॉइड प्रोजिनेटर. एर्थ्रॉइड प्रोजिनेटर एर्थ्रोपोइटिन के प्रेजेंस में या फिर उसके हेल्प के थ्रू क्या करता है पर्टिकुलर आरबीसी को फॉर्म करता है. ना अभी आरबीसी फॉर्म होने के लिए डायरेक्टली आरबीसी का मैच्योर आरबीसी डायरेक्ट फॉर्म नहीं होता है. तो बहुत सारे स्टेजेस होते हैं. प्रो एर्थ्रोब्लास्ट स्टेज है, देन अर्ली नॉर्मल ब्लास्ट स्टेज है. ओके देन पॉलीक्रोमैटिक हमारा एर्थ्रोब्लास्ट है और जिन्हें हम इंटरमीडिएट नॉर्मल ब्लास्ट बोलते हैं या फिर लेट नॉर्मल ब्लास्ट है. रेटिकुलोसाइड स्टेज है और बाद में मैच्योर आरबीसी बनता है. तो ये जो 5 जो स्टेजेस है ना, ये एर्थ्रोपोइसिस या फिर फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. ये जो 5 स्टेज मैंने बताया, प्रो एर्थ्रोब्लास्ट, अर्ली नॉर्मल ब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मल ब्लास्ट, देन लेट नॉर्मल ब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट्स एंड बाद में मैच्योर आरबीसी. तो ये टोटल जो 5 जो हमारे स्टेजेस हैं या फिर 5 जो स्टेप्स हैं, दिस इज ये क्या होते हैं, एक से वन फॉलोड बाय अनदर एंड दैट फॉलोड बाय अनदर. तो इससे क्या होता है कि एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस के थ्रू ये स्टेजेस के थ्रू क्या होता है एक मैच्योर आरबीसी फॉर्म होता है. तो जो हीमोग्लोबिन जो सिंथेसिस होना है ना, हीमोग्लोबिन इज सिंथेसाइज इन द आरबीसी ऑफ और यू कैन से इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द आरबीसी ओनली. ओके और ये जो मैंने आपको स्टेजेस बताया ना, तो ड्यूरिंग दिस डेवलपमेंट ऑफ द स्टेजेस फ्रॉम प्रो एर्थ्रोब्लास्ट टू मैच्योर आरबीसी देयर इज अ प्रोग्रेसिव डिक्रीज ऑफ द सेल साइज. There is a lacking of the cell organelles okay as we move ahead to the mature RBC. okay pro erythroblast से अगर हम mature RBC की तरफ जाएंगे as we move ahead towards the mature RBC, ये जो stages होते हैं ना, there is a increase there is a decrease size of the cell, there is a you can say decrease size of the nucleus. okay there is a decrease condensation material. okay और you can say तो सेल की साइज़ कम होती है, न्यूक्लियस की साइज़ कम होती जाती है, प्रोग्रेसिवली वो कम होती जाती है. तो ये सब बताने का मेरा मेन मोटिव यही है कि जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं ओके माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अर्ली स्टेजेस में रहता है और मैच्योर आरबीसी में लैक हो जाता है, पूरी तरीके से लैक हो जाता है. तो लैकिंग ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स कम्प्लीटली एट मैच्योर स्टेजेस ऑफ आरबीसी ओके जिन्हें हम मैच्योर आरबीसी बोलते हैं, उसमें कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होता है, कोई भी न्यूक्लियस का पार्ट नहीं होता है. ओके कोई भी बेसोफिलिक डाइस नहीं होता उसके अंदर. 7.2 to 6 to 7.2 माइक्रोमीटर डायमीटर से कुछ सेल की साइज़ होती है. तो ये मैंने भी जस्ट बात की स्टेजेस ऑफ एर्थ्रोपोइसिस की. ओके सो लेट्स बिगिन द मेन टॉपिक. ओके मैंने आपको क्या बताया कि ये जो स्टेजेस हैं, ये स्टेजेस में प्रो एर्थ्रोब्लास्ट में सेल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहेगा, देन अल्टीमेटली अर्ली नॉर्मल ब्लास्ट में रहेगा, इंटरमीडिएट नॉर्मल ब्लास्ट में भी रहता है और हमारा रेटिकुलोसाइट्स में भी रहता है, लेट नॉर्मल ब्लास्ट और रेटिकुलोसाइट्स में भी रहता है. ऐसा नहीं कि जो सेल ऑर्गेनेल्स है कंटिन्यू सब में रहेगा और जितना है उतना रहेगा, ऐसा नहीं होता. देयर इज़ अ डिक्रीज. ओके मतलब बोलते हैं ना कि मतलब अगर 10 सेल ऑर्गेनेल्स हैं प्रो एर्थ्रोब्लास्ट में तो 9 हो जाएगा अर्ली में, देन 8 हो जाएगा वो इंटरमीडिएट में, 7 हो जाएगा उसमें,
तो जो माइटोकॉन्ड्रिया वो लास्ट रेटिकुलर साइट तक रहता है, एंड दैट्स वाई प्रोटोब्लास्ट से रेटिकुलर साइट, ये जो स्टेजेस है ना, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, और इसी स्टेजेस में हमारा क्या होता है, आरबीसी सिंथेसाइज होता है, या फिर हीमोग्लोबिन सिंथेसाइज होता है। तो 60 to 65% ऑफ आरबीसी 60 to 65% ऑफ हीमोग्लोबिन इज सिंथेसाइज और गेट सिंथेसाइज फ्रॉम प्रोटोब्लास्ट टू लास्ट और यू कैन से लेट नॉर्मल ब्लास्ट, और बाद में बचे हुए जो 30 to 35% जो हमारे हीमोग्लोबिन होते हैं, दैट इज सिंथेसाइज इन द रेटिकुलोसाइट्स। मैच्योर आरबीसी में कोई भी सेल ऑर्गेनाइज नहीं होता है, एंड दैट्स वाई देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ एनी हीमोग्लोबिन एज आरबीसी अटेन देयर मैच्योरिटी। ओके, दैट यू हैव टू रिमेंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, मुझे भी इसके बारे में मतलब बहुत कन्फ्यूजिंग होती है कि आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया रहता नहीं है, फिर बनता कब है। तो टाइम पीरियड के रिगार्डिंग मुझे बहुत सारे कन्फ्यूजिंग थे, तो आई होप आपको ये कन्फ्यूजिंग क्लियर हुआ रहेगा। इफ़ यू हैव दिस पर्टिकुलर सेम कन्फ्यूजन टू यू ऑल्सो। ओके, नाउ अभी मेन हमारा टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि जो भी कुछ मैंने रिगार्डिंग था मैंने जस्ट इंट्रो दे दिया। अभी मेन टॉपिक पे आते हैं। मेन टॉपिक आपको क्या इसमें बताना है कि हीमोग्लोबिन बनता कैसे है। अभी हम ये जो स्टेजेस है ना, आप समझ सकते हो कि ये अर्ली डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी के स्टेजेस हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी जो हम डाइट्री आयरन के जो इंटेक करते हैं ना, कोई भी डायरेक्टली इंटेक कोई भी ले लीजिए जिसमें आयरन रहेगा, तो फेरिक फॉर्म में रहता है वो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल फेरिक फॉर्म में रहता है, फेरिक फॉर्म में रहता है। तो एब्जॉर्प्शन का एक क्राइटेरिया होता है, उसको भी जैसे इन शॉर्ट डिस्कस कर देता हूँ मैं। तो कोई भी अगर आप डाइट्री आयरन लेते हो ना, डाइट्री आयरन अल्टीमेटली फेरिक फॉर्म में रहता है। फेरिक फॉर्म से उसको फेरस फॉर्म में करना ज़रूरी होता है। फेरिक मीन्स Fe3+, Fe3 से Fe2+ करना ज़रूरी होता है। तो ये जो कन्वर्जन है ना, ये एब्जॉर्प्शन के पहले होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ आवर द पर्टिकुलर आयरन द आयरन शुड बी इन द फॉर्म ऑफ फेरस, नॉट फेरिक। तो जो हमारे म्यूकोजल जो सेल होते हैं ना, हमारे जो ड्यूडेनम के जेजुनम के जो म्यूकोजल जो सेल होते हैं ना, म्यूकोजल सेल में एब्जॉर्ब होने के बाद, ओके, आयरन एब्जॉर्ब होने के बाद, म्यूकोजल सेल में एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन हो जाने के बाद में सर्कुलेशन में उसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कन्वर्जन है या फिर ये जो इनटेक है आयरन का, वो म्यूकोजल सेल में होता है। म्यूकोजल कहाँ पे होगा, म्यूकोजल सेल कहाँ पे होगा, वो म्यूकोजल मेम्ब्रेन में होगा। कहाँ पे, म्यूकोजल मेम्ब्रेन कहाँ पे है, ये पर्टिकुलरली हमारे एलिमेंट्री ट्रैक्ट में है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हमारा ड्यूडेनम, तो ड्यूडेनम के जो इंटरनल लाइनिंग है जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन है, वहाँ पे म्यूकोजल सेल है। ओके, तो म्यूकोजल सेल में आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है। आयरन एब्जॉर्ब हो जाने के बाद वो पर्टिकुलरली आयरन अगर नीड होगा तो पर्टिकुलरली फर्दर उसका एब्जॉर्प्शन होगा सर्कुलेशन में। अगर नीड नहीं होगा तो सर्कुलेशन में उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, क्योंकि फ्री आयरन अगर बॉडी में सर्कुलेट होगा तो बहुत ही टॉक्सिक होता है। ओके, इट शुड बॉन्ड विद द ट्रांसफेरिन प्रोटीन। ओके, तो दैट्स वाई ये इसके बारे में कभी मैं डिस्कस करूँगा फर्दर क्लासेस में। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक इसको कोई भी कॉन्सेप्ट को समझने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द बिहाइंड ऑफ इट। ओके, तो द रीज़न ऑफ इट एंड हाउ इट दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज हैपनिंग, उसका A to Z आपको पता होना चाहिए। ओके, मिडल में कोई चीज़ पता कर लिया तो दैट इज़ नॉट अ क्राइटेरिया टू लर्न एनीथिंग। आपको A to Z उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग पता होना चाहिए, या आई कैन से कि जितना इंपॉर्टेंट है उतना पढ़िए। आई एम नॉट सेइंग कि आप पूरे डिटेल पढ़िए, बट एटलीस्ट यू शुड नो द डिटेल और यू कैन से द A to Z ऑफ द कॉन्सेप्ट। ओके, तो मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी आयरन का अगर इंटेक लेते हो, डाइट्री इंटेक लेते हो आप आयरन का, तो फेरिक फॉर्म में रहता है। फेरिक फॉर्म से वो फेरस फॉर्म में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ फेरिक रिडक्टेज एंजाइम्स। ओके, फेरिक रिडक्टेज एंजाइम के बाद फेरस फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट हो जाने के बाद म्यूकोजल सेल में या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन में उसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। अभी ये म्यूकस मेम्ब्रेन में एब्जॉर्प्शन हो रहा है, सर्कुलेशन एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। तो इसको एब्जॉर्ब करने के लिए वहाँ पे हमारे पास एक पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टर रहता है। ओके, ट्रांसपोर्टर यू कैन से मतलब ये फेरस अगर Fe2 है ना, ये उसको अलाउ करेगा, क्योंकि ये ऐसा गार्ड वहाँ पे रहता है कि फेरिक जो फॉर्म है आयरन का वो एब्जॉर्ब ना हो म्यूकोजल सेल में या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन में। तो वहाँ पे ऐसा डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर 1 ऐसा कुछ वहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर रहता है, डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर। वो क्या करता है, फेरस फॉर्म ऑफ आयरन को अलाउ करता है इनटू द म्यूकोजल मेम्ब्रेन। म्यूकोजल मेम्ब्रेन के आ जाने के बाद वो अल्टीमेटली क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ फेरोप्रोटीन। ओके, फेरोप्रोटीन एक पर्टिकुलरली हमारा एक ट्रांसपोर्टर है, वहाँ से वो सर्कुलेशन में उसका एब्जॉर्प्शन होता है। ओके, तो इसके बारे में डिटेल हम कभी डिस्कस करेंगे।
डेफिनेटली आई विल डिस्कस टू यू और आई विल कवर दैट टॉपिक, बट यहाँ पे जो मेरा मेन टॉपिक है वो हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के ऊपर है। तो एज सुन एज तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, फेरस का एब्जॉर्प्शन करते हैं। फेरस एक बार म्यूकोजल सेल में अब्जॉर्ब होने के बाद वो जब सर्कुलेशन में जब अब्जॉर्ब होता है ना, अगेन वो फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ता है उसको। डायरेक्टली म्यूकोजल मेम्ब्रेन में, फिर म्यूकोस मेम्ब्रेन में फेरिक फॉर्म अब्जॉर्ब नहीं होता है। एज सुन एज इट गेट एब्जॉर्ब अगेन वो फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है। फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाने के बाद वो Fe3+ या फिर फेरिक फॉर्म ऑफ आयरन वो फेरोप्रोटीन क्या करता है, सर्कुलेशन में अलाउ करता है। जैसे ही सर्कुलेशन में फेरोप्रोटीन जाता है, फेरिक फॉर्म ऑफ आयरन Fe3+ जैसे ही जाता है, उसको ट्रांसफेरिन क्या करता है, अपने साथ बाउंड कर लेता है। ओके, उसको अपने साथ बांध लेता है, उसको अपने साथ क्या बोलता है कि नाउ मतलब जो भी कुछ ट्रैवलिंग है या फिर जहाँ पे आपका साइट होगा, स्पेसिफिक साइट है या फिर जो भी कुछ साइट ऑफ एक्शन है, जहाँ पे भी उस पर्टिकुलर ऑर्गन्स की नीड होगी, आयरन की जो भी कुछ नीड होगी, वहाँ पे उसको कैरी करने के लिए ट्रांसफेरिन ये प्रोटीन इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। क्योंकि जो फ्री फॉर्म ऑफ आयरन इज टॉक्सिक, ओके, और अल्टीमेटली ट्रांसफेरिन इज अ ओनली प्रोटीन विच बाउंड द आयरन। अल्टीमेटली वो क्या करता है, साइट्स या फिर जो भी कुछ ऑर्गन्स है जहाँ पे उसका स्टोरेज फॉर्म है या फिर जहाँ पे उसकी नीड है, मोस्टली तो वो बोन्स के पास जाएगा, बोन मैरो के पास जाता है, क्योंकि ट्रांसफेरिन क्या करता है, आयरन को ओवरलोड करता है। ट्रांसफेरिन क्या करता है, आयरन जो बाउंड करके लेके जा रहा है वो जो भी कुछ हमारे पर्टिकुलर मसल्स हैं या फिर लीवर है या फिर स्प्लीन है, ओके, या फिर बोन है, तो उसको वो क्या करता है, आयरन दे देता है। ओके, उस पर्टिकुलर आयरन को वो क्या करता है, दे देता है। तो उसको देने के लिए भी उस पर्टिकुलर साइट्स में जो भी ऑर्गन उसको कैरी करना चाहते हैं, इट शुड हैव अ काइंड ऑफ रिसेप्टर दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसफेरिन रिसेप्टर। ओके, तो ट्रांसफेरिन रिसेप्टर सबसे ज़्यादा बोन मैरो में जो हमारे स्टेजेस होते हैं ना, आरबीसी फॉर्मेशन के लिए जो स्टेजेस होते हैं ना, वहाँ पे रहता है। प्रोथ्रोब्लास्ट में, प्रोथ्रोब्लास्ट के सेल के स्टेजेस में बहुत ज़्यादा हमारा क्या होगा, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर होगा। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में बहुत सारा होगा। ओके, रेटिकुलोसाइट्स में रहते हैं ट्रांसफेरिन रिसेप्टर। तो रिसेप्टर जहाँ पे होंगे, ट्रांसफेरिन क्या करेगा, उस पर्टिकुलर साइट्स में क्या करेगा, आयरन को दे देता है, या फिर आयरन वहाँ पे फेरिक फॉर्म ऑफ आयरन वहाँ पे वो दे देता है। तो फेरिक फॉर्म ऑफ आयरन अगेन कन्वर्ट होता है फेरस फॉर्म ऑफ आयरन, और वही आयरन अल्टीमेटली क्या होता है, यहाँ पे ये पर्टिकुलर आरबीसी में पहुँचता है। तो ये हमारा क्या है, बाय कॉन्केव डिस्क हमारा क्या है, ये आरबीसी है। ओके, तो फेरिक फॉर्म ऑफ आयरन आता है, मैंने अभी पूरा डिटेल आपको बता दिया। ट्रांसपेरेंट बाउंड आयरन यहाँ पे फेरिक फॉर्म ऑफ आयरन में आता है। अगर सेल को नीड है तो वो अल्टीमेटली फेरिक फॉर्म ऑफ आयरन अल्टीमेटली वो क्या होता है, फेरस फॉर्म में फिर कन्वर्ट हो जाता है। अदरवाइज फेरिक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फेरिक अगर बॉडी को नीड नहीं है तो फेरेटिन में कन्वर्ट हो जाता है, और जब नीड होगी तो फेरेटिन से क्या होगा, वो अगेन फेरिक फॉर्म ऑफ आयरन में कन्वर्ट होगा, और बाद में वो हमारा Fe2+ में कन्वर्ट होता है। और कन्वर्ट हो जाने के बाद यहाँ पे वो प्रोटोपॉर्फिरिन से, ये देखिए, प्रोटोपॉर्फिरिन से वो कंबाइन होने के बाद, ओके, ये हमारा क्या बनता है, पर्टिकुलरली हीमोग्लोबिन बनता है। ओके, सॉरी, प्रोटोपॉर्फिरिन के साथ मिलके वो क्या करता है, हीम बनाता है, और हीम अल्टीमेटली ग्लोबिन के साथ मिलके हीमोग्लोबिन बनाता है। तो जस्ट आई होप आपको पता चल गया रहेगा, आई होप आपको पूरा डाउट क्लियर हो गया रहेगा रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। तो हीमोग्लोबिन के लिए आयरन इज मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स। ओके, वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया। फेरेटिन अगर स्टोरेज फॉर्म में अगर रहता है, अगर बॉडी को नीड नहीं है, और अगर बॉडी को नीड है अभी, तो क्या करेगा, फेरेटिन जो स्टोरेज फॉर्म ऑफ आरबीसी है, ओके, वो क्या करता है, फेरिक फॉर्म ऑफ आयरन को दे देता है। फेरिक फॉर्म ऑफ Fe3+ से Fe2+ कन्वर्ट होता है। Fe2+ अल्टीमेटली हीम के साथ कंबाइन होकर वो क्या करता है, सॉरी, प्रोटोपॉर्फिरिन के साथ कंबाइन होकर वो हीम बनाता है, और हीम अल्टीमेटली ग्लोबिन जो हमारे प्रोटीन होते हैं उनके साथ कंबाइन होकर हीमोग्लोबिन बनाता है। अभी मैकेनिज्म देते हैं, ये प्रोटोपॉर्फिरिन बना कैसे। ओके, तो ग्लाइसिन जो हमारा ये प्रोटीन है, ओके, ग्लाइसिन प्रोटीन और सक्सिनल कोएंजाइम ये दोनों कंबाइन होते हैं, और विद द हेल्प ऑफ ALA, ये ALA क्या है, अमाइनो लेवलिनिक एसिड। ओके, अमाइनो लेवलिनिक एसिड जो हमारा है, ALA जिसे हम बोलते हैं, ये कैसे फॉर्म होता है, ये विटामिन B6 पायरिडोक्सिन जो हमारा विटामिन है ना, ये इसके थ्रू फॉर्म होता है। तो अल्टीमेटली इट डिराइव फ्रॉम ऑफ पायरिडोक्सिन। ओके, पायरिडोक्सिन विटामिन B6 जो कि एसेंशियल होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ द अमाइनो लेवलिनिक एसिड। ओके, तो ALA जो है ये ग्लाइसिन
या फिर ग्लाइसिन सक्सिनिल कोएंजाइम, ये दोनों के हेल्प के थ्रू ये ये देखिए पोर्फोबिलोनोजन, ओके, पोर्फोबिलोनोजन ये क्या करता है, फॉर्म करता है। तो ग्लाइसिन सक्सिनिल कोएंजाइम ए इन द प्रेजेंस ऑफ ALA अमाइनो लिवोलेनिक एसिड, इसके फॉर्मेशन के लिए विटामिन B6 इज नेसेसरी, ओके, एंड दैट्स व्हाई फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन और फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर RBC वी शुड हैव अ काइंड ऑफ विटामिन B6 ऑल्सो, ओके। तो अमाइनो लिवोलेनिक एसिड ये रिक्वायर होता है, पर्टिकुलरली ग्लाइसिन एंड सक्सिनिल कोएंजाइम ए एक बार कंबाइन हो जाने के बाद भी ये देखिए पोर्फोबिलोनोजन फॉर्म होने के लिए अमाइनो लिवोलेनिक एसिड इज इंपॉर्टेंट एंड इट डिराइव फ्रॉम द विटामिन B6, ओके। एक बार पोर्फोबिलोनोजन फॉर्म हो जाता है तो ये क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से ये सभी जो रिएक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, और ये क्या है, ये साइटोसोल है, ओके। साइटोसोल मतलब साइटोप्लाज्म है, किसका, RBC का। तो एक बार ये पर्टिकुलर रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में और माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ RBC में हो जाता है तो ये देखिए पोर्फोबिलोनोजन जो है हमारा ये साइटोसोल में आ जाता है, साइटोप्लाज्म ऑफ RBC में आ जाता है। उसके बाद ये यूरोबिलोनोजन में कन्वर्ट होता है, बाद में कॉप्रोबिलोनोजन में कन्वर्ट होता है। तो ये बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस अगर नाम याद रहता है तो दैट इज टू गुड, ओके। तो कॉप्रोबिलोनोजन में कन्वर्ट होता है, कॉप्रोबिलोनोजन अल्टीमेटली ये क्या करता है, प्रोटोपोर्फिरिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ग्लाइसिन सक्सिनिल कोएंजाइम है इन प्रेजेंस ऑफ अमाइनो लिवोलेनिक एसिड, जो कि किससे डिराइव हुआ, विटामिन B6 से डिराइव हुआ है, दैट फॉर्म पोर्फोबिलोनोजन, ओके। पोर्फोबिलोनोजन यूरोबिलोनोजन में फॉर्म होता है, यूरोबिलोनोजन अल्टीमेटली कॉप्रोबिलोनोजन में फॉर्म होता है, एंड दिस कॉप्रोबिलोनोजन अल्टीमेटली प्रोटोपोर्फिरिन में फॉर्म होता है। प्रोटोपोर्फिरिन जो है ये अल्टीमेटली माइटोकॉन्ड्रिया में अगेन ये क्या होता है, पहुंचता है, और पहुंचने के बाद वो आयरन के साथ कंबाइन होकर हीम फॉर्म करता है, और जैसे ही वो हीम के साथ फॉर्म होता है, हीम के साथ कंबाइन होता है ना, दैट इज फॉर्मेशन हीम के साथ ही आयरन जो है वो प्रोटोपोर्फिरिन के साथ कंबाइन होकर हीम फॉर्म करता है, और ये हीम क्या होता है, साइटोसोल में फिर से बाहर आ जाता है, और बाहर आने के बाद वो क्या करता है, जो अमाइनो एसिड जो प्रोटीन वगैरह रहते हैं, ओके, जो अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड से राइबोसोम, अगेन ये सेल ऑर्गेनेल्स हैं। तो जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स जो स्टेजेस हैं हमारे RBC के फॉर्मेशन के लिए, वो स्टेजेस में सेल ऑर्गेनेल्स रहना जरूरी होता है, और मैच्योर RBC में सेल ऑर्गेनेल्स तो रहता ही नहीं है, इसलिए हीमोग्लोबिन सिंथेसिस मैच्योर RBC में नहीं हो सकता, ओके। राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे भी कुछ नहीं रहता उसके अंदर, एंड दैट्स व्हाई हीमोग्लोबिन इज नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर मैच्योर RBC। तो राइबोसोम जो हमारा रहता है ये ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स ये क्या रहता है, अमाइनो एसिड से, बहुत सारे अमाइनो एसिड है हमारे, सिस्टीन है, ओके, मिथियोनिन है, ग्लाइसिन है, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स है। तो ये क्या करेगा, अमाइनो एसिड्स से अमाइनो एसिड क्या होता है, राइबोसोम में क्या होता है कि देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, ओके। तो अमाइनो एसिड से प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए राइबोसोम इज इम्पॉर्टेंट। तो यू ऑल नो वेरी वेल कि 70S 30S, ओके, हमारे में 80S टाइप वाला जो हमारा राइबोसोम में रहता है, और प्रोकैरियोट्स में 70S टाइप वाला रहता है, ओके। तो 60S एंड 40S ये जो दो हमारे जो राइबोसोम रहते हैं, ओके, ये रहता है। और राइबोसोम में अमाइनो एसिड के थ्रू क्या होता है, प्रोटीन फॉर्म होता है, और वो प्रोटीन कैसे होते हैं, अल्फा एंड बीटा चेन होते हैं। तो अल्फा टू बीटा टू ग्लोबिन चेन हीम के साथ कंबाइन होके ये हीमोग्लोबिन, अडल्ट हीमोग्लोबिन फॉर्म करता है। अडल्ट हीमोग्लोबिन मतलब हीमोग्लोबिन A, ओके। अडल्ट हीमोग्लोबिन मीन्स हीमोग्लोबिन A। तो हीमोग्लोबिन, अडल्ट हीमोग्लोबिन में नॉर्मली ये जो आप देख रहे हो अल्फा टू बीटा टू ग्लोबिन चेन, ओके, ये अप्रॉक्सीमेटली 90 to 95% ये अल्फा टू बीटा टू रहता है, एंड लिटिल बिट काइंड ऑफ हीमोग्लोबिन जो फीटल जो हीमोग्लोबिन होता है ना, HbF, a little bit of HbF is also there, alpha 2 and कुछ समथिंग gamma 2, ओके, ऐसा कुछ रहता है, ओके। एंड देयर इज अ काइंड ऑफ वन मोर थिंग्स कि HbA2, ओके, सेकेंड हीमोग्लोबिन टाइप 2 हीमोग्लोबिन ऑफ इन अडल्ट, दैट इज HbA2, जिसमें क्या होता है कि अल्फा के 2 चेन होते हैं और डेल्टा के 2 चेन होते हैं। तो इतना आप याद रखने की जरूरत याद मत रखिए, बस आप इतना याद रखिए कि अल्फा एंड बेटा चेन ये अल्फा टू बेटा टू चेन फॉर्म करते हैं, या फिर ये अल्फा एंड बेटा दो प्रोटीन आते ही ये हीम के साथ कंबाइन होकर हीमोग्लोबिन फॉर्म करते हैं। तो ये देखिए जस्ट मैंने यहाँ पे आपको बताया, इतना जितना सिंपलर फॉर्म हो सकता था मैंने आपको सिंपल फॉर्म में बताया। फेरिक फॉर्म ऑफ डाइट्रिक इंटेक अल्टीमेटिव क्या होता है, पूरा डिटेल मैंने आपको बताया। आई विल नॉट रिपीट अगेन, क्योंकि वीडियो तो ऑलरेडी लंबा हो गया है और आपको इससे एंग्रीनेस बहुत सारे ये आते हैं। तो डिमांड थी शॉर्ट वीडियो बनाने की, डिमांड थी इस पर टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाने की, दैट्स वाई ये पर्टिकुलर वीडियो मैंने आपके लिए बनाया।
आई होप आपको क्लियर हुआ रहेगा रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस कैसे होता है, कहाँ पे होता है और कब होता है और कब नहीं होता है। ओके, पूरा डिटेल मैंने आपको बता दिया। ये हीमोग्लोबिन अल्टीमेटली जितने भी हीम होते हैं ना, ये सभी प्रोटीन्स में रहता है। क्या कहने का मतलब है, देखिए यही कहने का मेरा मतलब है कि ये देखिए, सॉरी गाइस, व्हीकल इज गोइंग ऑन। तो अल्टीमेटली यू कैन सी द पर्टिकुलर थिंग्स कि ये अल्फा 2 चेन हमारे ये प्रोटीन्स के हैं, बेटा और बेटा ये हमारे 2 चेन है। तो हर एक चेन में ये हीम क्या होता है, वहाँ पे रहता है। ओके, हीम कैसे बना, आयरन एंड जो हमारा प्रोटोफॉर्फरिन रिंग है, ये दोनों रिंग कंबाइन होने के बाद या फिर ये दोनों कंपोनेंट कंबाइन होने के बाद हीम बना। तो ये सभी मतलब यू कैन से कि एक ये हमारा क्या है, ये हीमोग्लोबिन है, ये एक हमारा हीमोग्लोबिन है। तो 4 प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ हमारा हीमोग्लोबिन फॉर्म होता है। ओके, और चारों हीमोग्लोबिन अल्टीमेटली चारों जो प्रोटीन होते हैं ना, वो 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को क्या करते हैं, यू कैन से उनके साथ बॉन्डिंग करते हैं। ओके, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैन बाइंड विथ 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। कैसे, मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। ओके, सभी के पास हीम है और सभी क्या करेंगे, अल्टीमेटली वो क्या करेंगे, सभी के पास हीम है, मीन्स सभी के पास आयरन है, और आयरन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग बनाता है। तो अल्टीमेटली देयर इज अ 1 hemoglobin molecule which will bind with 4 molecule of oxygen, that you have to remember. So every protein have their own heme molecule, okay, and each heme molecule have their own iron, and ultimately iron will form a bond with the oxygen, and that's why each hemoglobin molecule can bind 4 molecule of oxygen. Okay, तो मैंने यहाँ पे डिटेल में जितना अच्छा था मैंने बता दिया। आई होप आपको पूरा डाउट क्लियर हो गया रहेगा रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी, यू कैन आस्क मी कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू।